So today's topic is credit control. What is credit control? Many businesses allow customers to buy goods or services on credit, meaning payment is received at a later date. तो हमने अपने previous lectures में काफ़ी दफ़ा ये चीज़ डिस्कस की है कि अ, हम जो है अपने कस्टमर्स को क्रेडिट अलाउ करते हैं। क्रेडिट अलाउ करने का मतलब ये है कि जब कस्टमर्स हमने हमारे पास आते हैं परचेज़ करने, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट्स, तो हम क्या करते हैं कि हम उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि जो है वो हमसे जो है हमारे प्रोडक्ट्स परचेज़ कर सकते हैं, बट वो जो है पेमेंट जो है वो लेटर मतलब बाद में जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। उनको जो है इमीडिएटली पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में पेमेंट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है। तो हम उनको एक क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो खैर हम जो ये क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को, इसमें जो है रिस्क होता है। रिस्क ये होता है कि जो हो सकता है वो कस्टमर्स बाद में जो है पेमेंट करे ही ना, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि वो पेमेंट ना करें, या पॉसिबिलिटी है कि जो टाइम पीरियड हमने उस कस्टमर को अलाउ किया है, हो सकता है वो उस टाइम तक भी पेमेंट ना करे, यानी कि पेमेंट और डिले करे, ठीक है। तो काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर्स जो है हमारे पास आते हैं जब हम क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। While credit sales can help increase the revenue and attract customers, they also create the risk that some customers may pay late or fail to pay at all. अब इसका मतलब क्या है कि क्रेडिट सेल्स से क्या होता है कि हमारा रेवेन्यू तो इंक्रीज होता है। हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होगा, वो क्यों होगा? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर किसी कस्टमर के पास अभी कैश नहीं है, अभी उसके पास पैसे नहीं है, तो वो क्या अगर हम उसको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड ही ना करते तो वो क्या करता कि वो हमसे परचेस नहीं करता, यानी कि हमारी सेल जो है वो नहीं होती, ठीक है। तो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने से ये तो बिजनेस को बेनिफिट होता है कि उसकी सेल्स इंक्रीज होती हैं, ठीक है। वो कस्टमर जो जिसके पास पैसे नहीं है, वो जो है अभी हमसे प्रोडक्ट्स परचेज कर सकता है, बट पेमेंट जो है वो बाद में कर देगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारी सेल्स इंक्रीज हो रही होती है, हमारा रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होता है, कस्टमर जो है अट्रैक्ट होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई चीज़ परचेज करनी है और मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। एक जो है सप्लायर ऐसा है कि जो मुझे क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, यानी वो कह रहा है कि आप हमसे अभी जो है परचेज कर लो। आप जो पेमेंट है वो 1 महीने के बाद या फिर 2 महीने के बाद, या जो भी वो टर्म्स डिसाइड होंगी, आपने पेमेंट जो है वो बाद में करनी है। और एक ऐसा जो है सप्लायर है जो कि कह रहा है कि आपने कैश पेमेंट ही करनी है, यानी कि अभी इमीडिएटली पेमेंट करनी है, यानी कि वो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो आप किसके पास जाएंगे? तो मैं उसी के पास जाऊंगी जो मुझे क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो उस सप्लायर के उस बिजनेस के कस्टमर जो है वो बढ़ेंगे, यानी कि रेवेन्यू इंक्रीज होगा, कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, तो ठीक। तो क्रेडिट फैसिलिटी से हमारे कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं, रेवेन्यू इंक्रीज होता है, लेकिन उसके साथ एक रिस्क भी होता है, ठीक है। क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने का रिस्क भी है। वो रिस्क क्या है कि कुछ कस्टमर्स हो सकता है कि लेट पेमेंट करें, यानी कि अगर हमने उसको फॉर एग्जांपल 1 महीने का टाइम दिया है कि आपने 1 महीने के अंदर पेमेंट करनी है, हो सकता है कि वो 1 महीने के अंदर भी पेमेंट ना करे, हो सकता है कि वो 2 या 3 महीने के बाद पेमेंट करे, ठीक है। एक तो ये रिस्क है, और दूसरा रिस्क ये भी है कि हो सकता है कि वो कभी पेमेंट करे ही ना, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट, ठीक है। बैड डेट वो कस्टमर्स होते हैं जो कभी पेमेंट करते ही नहीं, यानी कि बैड डेट्स आर इररिकवरेबल डेट्स, यानी कि वो डेट जो कभी रिकवरी नहीं हो सकते, ठीक है। उसको हम इरिकवरेबल बैड डेट्स कहते हैं। तो हो सकता है कि हमारे पास जो है वो कस्टमर बैड डेट हो जाए, ठीक है। Credit control refers to the procedures used by the business to manage credit customers and improve the chances of collecting the amounts owed on time. क्योंकि हमारे पास क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने से कुछ रिस्क क्रिएट हो रहे थे, तो हमने क्या करना है कि हमने उसको मैनेज करने के लिए कुछ बिजनेसेस को पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, कुछ ऐसी चीज़ें
जिसको हम क्रेडिट कंट्रोल बोलते हैं, यानी कि कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जिससे कि वो जो है वो ये इंश्योर कर सके कि वो जो क्रेडिट कस्टमर्स हैं उनको मैनेज कर सके, उनसे जो है अमाउंट जो हमने उनको अलाउ किया है, यानी कि जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है हाँ वो उनसे जो है टाइम पे हम ले सकें, ठीक है, कस्टमर से। तो इन सब को मैनेज करने के लिए जो पॉलिसीज या एक कंट्रोल्स बिजनेस जो बनाता है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। हमारे टॉपिक का नाम है क्रेडिट कंट्रोल, तो हम देखेंगे कि क्रेडिट कंट्रोल होता क्या है, ठीक है। क्रेडिट कंट्रोल बेसिकली जो हमारे क्रेडिट कस्टमर्स हैं, ठीक है, उनको मैनेज करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसीज बिजनेस बनाता है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। Credit control refers to the procedures used by the business to manage credit customers and improve the chances of collecting amounts owed to them on time, ठीक है। तो ये क्या करता है क्रेडिट कंट्रोल, वो कि जो कस्टमर से अमाउंट्स जो कलेक्ट करने हैं उनके चांसेस को इंक्रीज करता है, और जो है वो ताकि टाइमली जो है हम कलेक्शन कर सकें। The main objective of credit control is to maintain healthy cash flows while reducing bad debts. The main objective is to maintain healthy cash flow, यानी कि अब इससे क्या होगा, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है क्रेडिट कंट्रोल का, कि जब क्रेडिट कंट्रोल होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम हम उन कस्टमर से जल्दी पैसे रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो जब जल्दी पैसे रिकवर कर लेंगे तो उससे क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा, यानी कि बिजनेस में कैश आएगा, ठीक है। जब कस्टमर्स हमें पेमेंट करेंगे तो उससे कैश आएगा हमारे पास, तो उसको हम बोलते हैं कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो होगा। और जो बेड डेट्स हैं, जो हमने कहा कि बेड डेट्स क्या होते हैं, इररिकवरेबल डेट्स, ठीक है, बेड डेट्स के चांसेस हैं वो कम होंगे while reducing the bad debts। बैड डेट्स का मतलब होता है कि वो अमाउंट जो हम कभी भी रिकवर नहीं कर सकते कस्टमर से। और ये बैड डेट्स किस तरह से क्रिएट होते हैं, फॉर एग्जांपल एक कस्टमर ने हमसे जो है वो कोई चीज़ परचेज की, उसने कहा कि मैं 1 महीने के बाद पेमेंट करूंगा, या कोई बिजनेस था फॉर एग्जांपल, लेकिन वो जो बिजनेस है वो बंद हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो वो जब बिजनेस बंद हो गया तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली यही है कि वो अब पेमेंट नहीं कर सकता, ठीक है, बिजनेस बंद हो गया, उसके पास कैश नहीं है पेमेंट करने के लिए, उस बंदे के पास कुछ भी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हुआ कि हमारा जो रिसीवेबल था वो बैड डेट हो गया, ठीक है, बैड डेट इसको हम बोलते हैं। तो क्रेडिट कंट्रोल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हेल्दी कैश फ्लोज होंगे, यानी कैश इनफ्लो होगा, बिजनेस में कैश आएगा, ठीक है। और क्या होगा कि जो बैड डेट्स हैं उनके चांसेस कम होंगे, इसको हम बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। हम क्या करते हैं, कैश इमीडिएटली रिसीव करते हैं मोर क्विकली, यानी कि जल्दी हम पैसे रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा कि ओवरड्यू बैलेंसेस जो होंगे वो कम होंगे, यानी कि जो कस्टमर्स जो हमें ओ करते हैं, जो पैसे जो है कस्टमर ओ करते हैं हमें, हम वो कर सकते हैं, यानी कि उसको जल्दी उसको कम कर सकते हैं, ओवरड्यू बैलेंसेस कम हो जाएंगे कस्टमर्स के, ठीक है। मिनिमाइज द बैड डेट्स जो हैं वो कम होंगी। इम्प्रूव कैश फ्लो इम्प्रूव होगा क्योंकि हमारे पास कैश का इनफ्लो होगा अगर हम जल्दी जो है कस्टमर से पैसे रिसीव करते हैं। आइडेंटिफाई कस्टमर्स एक्सपीरियंसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, और इससे ये भी होगा कि हम वो कस्टमर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में हैं, यानी कि वो कस्टमर्स जो कि प्रोबेबिलिटी है कि इन फ्यूचर पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक कस्टमर मेरे पास आएगा जब वो मुझसे परचेजेस करने आएगा, यानी कि जब मेरी सेल होगी बेसिकली, ठीक है, तो वो क्या कहेगा कि जो उसको जो अगर क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे, हम ये अगर हमारे पास क्रेडिट कंट्रोल होगा, यानी कि हमारे पास उस कस्टमर के रिकॉर्ड होंगे कि उस इस कस्टमर ने पहले भी हमसे जो है वो प्रोडक्ट्स परचेज किए थे, लेकिन इसने जो है लेट पेमेंट की थी, फॉर एग्जांपल इसने जो है लेट पेमेंट की थी, या हमने देखा कि उसकी हिस्ट्री में लेट पेमेंट है, ठीक है, कि वो हमेशा ही लेट पेमेंट करता है या तो पेमेंट करता नहीं है, तो इससे क्या होगा कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो कस्टमर्स के जो पेमेंट लेट करते हैं या पेमेंट करते ही नहीं है। तो बेसिकली हमें ये समझ में आएगा कि हो सकता है ये कस्टमर जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम उसको फॉर एग्जांपल हो सकता है
इन फ्यूचर जो है हम उसे क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड ही ना करें, ठीक है। तो हम जब भी वो आएगा हम उसको ये कह सकते हैं कि हम आपको क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दे सकते क्योंकि आपका जो हिस्ट्री है वो इस तरह से रही है, तो हम आपको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, हम आपको कैश बेसिस पे जो है वो सेल करेंगे, ठीक है। तो इससे हमें ये भी पता लग सकता है। और ये सारी चीज़ें किस तरह से पता लगी, अगर कंपनी में क्रेडिट कंट्रोल होगा तो, ठीक है। उसके अलावा विदाउट प्रॉपर क्रेडिट कंट्रोल अ बिजनेस में मेक प्रॉफिटेबल सेल्स बट स्टिल एक्सपीरियंस कैश शॉर्टेजेस। अगर क्रेडिट कंट्रोल नहीं होगा बिजनेस में तो क्या बिजनेस क्या सेल तो कर लेगा वो, ठीक है, प्रॉफिटेबल सेल्स तो कर लेगा, यानी कि हम्म, जब कस्टमर्स उनके पास आएंगे वो सेल कर लेगा, ठीक है, और वो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, उससे क्या होगा, सेल तो बढ़ रही है, हमारा प्रॉफिट तो हो रहा है, हम सेल रिकॉर्ड कर सकते हैं अभी भी, इवन दो हमें कैश अभी रिसीव नहीं हुआ, हम क्रेडिट पे जो सेल्स कर रहे हैं हम उनको एज अ सेल उसी वक्त रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स में, और उसी वक्त जो है जो प्रॉफिट है वो भी रिकॉर्ड हो रहा होता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि सेल तो हो गई और प्रॉफिट भी हो गया, लेकिन इससे क्या होगा, हमें क्योंकि अभी पैसे नहीं मिले हमें जो है, इससे क्या होगा कि बिजनेस स्टिल जो है वो कैश शॉर्टेजेस में जा सकता है। कैश शॉर्टेजेस का मतलब ये है कि हो सकता है बिजनेस के पास कैश खत्म हो जाए, ठीक है, लेकिन उसका जो सेल्स है उसका जो प्रॉफिट है वो स्टिल होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने सेल तो की थी, और क्रेडिट सेल्स जब हम करते हैं तो हम उसी वक्त सेल को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो हम वेट नहीं करते कि जब हम पेमेंट रिसीव करेंगे तो हम तब हम अपनी सेल रिकॉर्ड करेंगे, हम उसी वक्त सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, और कैश की जगह हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, हम रिसीवेबल्स रिकॉर्ड करते हैं। अगर आप लोगों को डबल एंट्री याद हो तो हम क्या करते थे, क्रेडिट कर रहे होते थे सेल्स और डेबिट कर रहे होते थे रिसीवेबल्स, ठीक है। तो इस डबल एंट्री को अगर देखें तो सेल्स तो रिकॉर्ड हो रही हैं, यानी कि रेवेन्यू और प्रॉफिट बिजनेस में रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन जो है कैश रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, यानी कि कैश आ ही नहीं रहा, कैश तो इन फ्यूचर आएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है कि अगर क्रेडिट कंट्रोल जो है बिजनेस में नहीं होगा तो ये हो सकता है कि बिजनेस सेल तो करे, रेवेन्यू रिकॉर्ड करे, प्रॉफिट करे, लेकिन उस हो सकता है कि कैश बिजनेस के पास जो है कैश जो है वो खत्म हो जाए, इसको हम बोलते हैं कैश शॉर्टेज। बिजनेस जो है कैश शॉर्टेज एक्सपीरियंस कर सकता है अगर क्रेडिट कंट्रोल जो है प्रॉपर नहीं होगा तो। अब हमारे पास टॉपिक है असेसिंग न्यू क्रेडिट कस्टमर्स। इसका क्या मतलब है, बिफोर ग्रांटिंग क्रेडिट अ बिजनेस शुड evaluate whether the customer is likely to pay their debts when due। बाय द वे ये हमारा वही टॉपिक चल रहा है क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। इसका जो है एक सब टॉपिक कर लें वो है असेसिंग न्यू क्रेडिट कस्टमर्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अब बेसिकली हम क्रेडिट कंट्रोल ही पढ़ रहे हैं, ये जो हमारे पास जितनी भी क्या कह सकते हैं पॉलिसीज दी हुई हैं, रिविंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्रेडिट चेक्स, और ये सारी आगे जितनी भी आएंगी ये सब क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसीज हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं पॉलिसीज के लें या प्रोसीजर्स के लें, ठीक है। तो ये किस तरह से हम स्टार्ट होती हैं और क्या क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसीज क्या होती हैं और हम ये क्यों बनाते हैं, ठीक है, वो हमने देखना है। Before granting credit, a business should evaluate whether the customer is likely to pay their debts when due। अब जब एक कस्टमर मेरे पास आएगा, ठीक है, तो बिजनेस को ये देखना है कि क्या ये कस्टमर, अगर मैं इसको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूँ तो क्या ये कस्टमर इन फ्यूचर मुझे पे करेगा या नहीं, ठीक है। उसने असेस करना है, असेस करने का मतलब ये है कि उसने एक अंदाज़ा लगाना है, ठीक है। अंदाज़ा लगाना या अपने एक्सपीरियंस की बेस पे एक अंदाज़ा लगाना, ठीक है, कि ये जो है बंदा मुझे, अगर मैं इसको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूँ, अगर मैं इसको क्रेडिट सेल करता हूँ, ठीक है, तो क्या ये बंदा इन फ्यूचर मुझे पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं असेसिंग न्यू कस्टमर्स। न्यू क्रेडिट कस्टमर मतलब वो कस्टमर जो न्यू है, एक तो न्यू है, ठीक है। इसी वजह से तो हम असेस करें ना, अगर पुराना कस्टमर होता तो हमें उसकी हिस्ट्री पता होती कि ये कस्टमर हमें टाइम पे पेमेंट करता है या नहीं करता या क्या, तो उसकी हिस्ट्री की बेसिस पे हम ये अंदाज़ा लगाते कि ये कस्टमर हमें पेमेंट करेगा नहीं, ठीक है। पुराने जो कस्टमर्स हैं उनकी हिस्ट्री होती है, ठीक है, हमारे पास तो अवेलेबल, तो हम उस बेसिस पे जज करते हैं कि ये
कस्टमर हमें इन फ्यूचर पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जो न्यू कस्टमर्स होते हैं उनको हम किस तरह से असेस कर सकते हैं कि ये जो न्यू कस्टमर मेरे पास आया है, क्या ये कस्टमर मुझे इन फ्यूचर पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, अगर हम उसको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कुछ पॉलिसीज हैं, ठीक है। दिस असेसमेंट हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्यूचर नॉन पेमेंट। अगर हम ये असेसमेंट करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो फ्यूचर में नॉन पेमेंट का रिस्क है, यानी कि वो रिस्क कम हो जाएगा कि ये बंदा मुझे पेमेंट करे ही ना, ठीक है। अब उसकी पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। और क्रेडिट, जिसको हम क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसीज भी कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस न्यू कस्टमर की सबसे पहले रिव्यूइंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, हम उसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे, ठीक है। जो जो न्यू कस्टमर है हमारा, वो एक बिजनेस होगा, ठीक है। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि जब बिजनेसेस की बात आती है तो बिजनेस का एक जो कस्टमर होता है वो भी एक बिजनेस ही होता है, ठीक है। Reviewing financial information. A business may ask prospective customers to provide the financial information that demonstrate their ability to meet payment obligations. अब एक बिजनेस मेरे पास आया, वो मेरा कस्टमर है, ठीक है। न्यू कस्टमर जो है वो एक बिजनेस है, वो मेरे पास जब आएगा तो मैं क्या बोलूँगी उसके, आप अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करें, ठीक है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है, वो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप अपनी जो बैंक इनकम स्टेटमेंट है, जो जिसको हम प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कहते हैं, या फिर हम बैलेंस शीट जिसमें उस कस्टमर्स के एसेट्स, उसकी लायबिलिटीज़, उसकी जो कैपिटल और ये सारी चीज़ें या जो रिकॉर्डेड होती हैं उसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट, या फिर हम उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। तो वो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनसे लेंगे। उसके अलावा बैंक रेफरेंसेस हम लेंगे, ठीक है। बैंक रेफरेंसेस क्यों लेंगे, क्योंकि जो है वो ये जो बिजनेस है ये कभी ना कभी बैंक गया होगा, उसने बैंक से लोन लिया होगा, ठीक है। बैंक से लोन लिया होगा, और जब बैंक से बिजनेस लोन लेता है तो बैंक को रीपेमेंट भी करता है लोन की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जिस बैंक से इसने लोन लिया होगा हम उस बैंक का रेफरेंस से लेंगे, यानी कि आप हमें इस बैंक का रेफरेंस दो कि ये बैंक जो है वो आपके बारे में क्या राय रखती है। यानी कि आप जब अगर बैंक ये कहेगी, फॉर एग्जांपल अगर रेफरेंस ये देती है बैंक के, इसने जो है टाइमली पेमेंट की थी लोन की, और जो है वो टाइमली ये जो है अपनी इंस्टॉलमेंट्स जो भी होती हैं वो पे कर रहा था, और ये सारी चीज़ें अगर पॉजिटिव रेफरेंस बैंक की तरफ से मिलता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको पॉजिटिव ले सकते हैं और हम इसको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दूसरा बैंक के रेफरेंसेस से पता चलता है कि ये कस्टमर हमें जो है वो फ्यूचर में पेमेंट करेगा या नहीं करेगा। उसके अलावा बिजनेस रेफरेंसेस, यानी कि हो सकता है उसने किसी और बिजनेस से जो है वो क्रेडिट फैसिलिटी ली हो, यानी कि अभी जो है जिस तरह से ये हमारे पास आया है और हमसे जो है वो परचेज करना चाह रहा है, इसी तरह से इसने पहले जो है किसी और बिजनेस के साथ भी ट्रांजैक्शंस की होंगी, यानी किसी और से परचेज की होंगी, और उस बिजनेस के रेफरेंसेस भी हम उससे ले सकते हैं कि वो बिजनेस जो है वो आपके बारे में क्या रेफरेंस दे रहा है। पॉजिटिव रेफरेंस दे रहा है कि हाँ, अगर उसकी वो जो दूसरा बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग अगर ये कस्टमर टाइमली पेमेंट करता है, यानी कि अगर क्रेडिट फैसिलिटीज़ को दी जाए तो वो टाइमली पेमेंट करता है, तो हम इसको पॉजिटिव रेफरेंस लेंगे और हम क्रेडिट फैसिलिटी इस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमने क्रेडिट फैसिलिटी देनी है या नहीं देनी, यानी कि ये तीनों चीज़ें हमने देखनी। These documents can help assess the customer's financial strength. इससे पता चलेगा कि जो है कस्टमर की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि क्या वो फाइनेंशियली इतना जो है वो स्ट्रांग है कि वो पेमेंट कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। अगर फॉर एग्जांपल हमने उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी जिसमें हमने देखा कि उसके पास एसेट्स ही नहीं है, यानी कि एसेट्स बहुत कम है, ठीक है, और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने ये देखा कि उसके पास लोन बहुत ज़्यादा है, लोन उसने बहुत लिया हुआ है बैंक से, जिसकी वो उसने रीपेमेंट भी नहीं की है, ठीक है। और जो है उसने उसके पास जो फॉर एग्जांपल लॉसेस में बिजनेस प्रॉफिट नहीं कर रहा, तो हम इसको एज ए नेगेटिव लेंगे, ठीक है। इसको हम फिर हम ये हो सकता है डिसाइड करने के हम इस कस्टमर को जो है वो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो नेगेटिव है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने ये डिसाइड किया है कि जो है इस कस्टमर को लोन नहीं देना चाहिए, या जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो नहीं देनी चाहिए, ठीक है। बैंक रेफरेंसेस से अगर फॉर एग्जांपल किसी
बैंक से ये पता चलता है कि इस कस्टमर ने उस बैंक से लोन लिया था, लेकिन इसने कभी पेमेंट नहीं की, रीपेमेंट नहीं की लोन की, तो उससे क्या होगा, ये भी एक नेगेटिव रेफरेंस है, ठीक है। और बिजनेस रेफरेंसेस से भी ये पता लगेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमें ये पता चला कि इसने जब पहले किसी और से इसने क्रेडिट फैसिलिटी ली थी, किसी और बिजनेस से इसने जब क्रेडिट फैसिलिटी ली थी, तो इसने जो है वो रीपेमेंट या जो टाइमली पेमेंट नहीं की थी, उससे भी हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम इसको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। अब इससे ये जो है बिजनेस जो है खुद को एक प्रोटेक्ट कर सकता है, कि जो है वो रिस्क से, ठीक है। क्या रिस्क था कि कस्टमर जो है वो हमें जो हम उसको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उस जो है क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं, उसकी पेमेंट जो है वो बैड डेट हो जाए, या फिर जो है वो पेमेंट लेट हो जाए। इस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी रिव्यू करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उस न्यू कस्टमर की, ठीक है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम क्रेडिट चेक्स परफॉर्म कर सकते हैं। अब क्रेडिट चेक्स क्या होते हैं? मेनी बिजनेसेस ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसीज। कुछ क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसीज होती हैं, वो क्या प्रोवाइड करती हैं, हमें हिस्ट्री प्रोवाइड करती हैं उस कस्टमर की। दीज एजेंसीज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन सच एज क्रेडिट हिस्ट्री। क्रेडिट हिस्ट्री के क्या मतलब है, कि कुछ ऐसी एजेंसीज होती हैं जो कि हमें उस बंदे की क्रेडिट हिस्ट्री का मतलब होता है कि उसने कितनी दफ़ा लोन लिया हुआ है अपने पास्ट में, ठीक है, और उसने कितनी दफ़ा जो है उसने अपने लोन की पेमेंट की हुई है या पेमेंट नहीं की हुई, या उसकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या रही है, क्या जब वो लोन लेता है क्या उसकी पेमेंट करता है या नहीं करता, या फिर उसने लोन लिया है उसने कभी पेमेंट ही नहीं की, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्रेडिट हिस्ट्री। और प्रीवियस पेमेंट बिहेवियर, यानी कि उसने उन लोन की जो उसने लिए हुए हैं, ठीक है, क्रेडिट का मतलब है लोन लेना, ठीक है। उसने जो लोन लिए हुए हैं तो उसने जो है उसकी पेमेंट की या नहीं। पेमेंट बिहेवियर, एग्जिस्टिंग डेट्स, यानी कि उतनी उसके नाम पे कितने लोन अभी हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि अभी उसके नाम पे कितने लोन हैं। अगर ज़्यादा लोन है उसके नाम पे तो ये एक नेगेटिव सिग्नल है, ठीक है। एक नेगेटिव सिग्नल है कि हमें इस कस्टमर को हमें लोन या क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देनी चाहिए। क्रेडिट रेटिंग्स क्या है, यानी कि क्रेडिट रेटिंग्स का मतलब ये होता है कि उसने जो है अगर लोन लिए और उसने टाइमली पेमेंट की होगी और उसने जो है वो डिले नहीं किया होगा, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव क्रेडिट रेटिंग, ठीक है। उसकी मतलब क्रेडिट जो हिस्ट्री है वो पॉजिटिव है, ठीक है। पुअर क्रेडिट रिकॉर्ड में इंडिकेट अ हाई रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट। अगर उसका क्रेडिट रिकॉर्ड, यानी कि हमने क्रेडिट चेक्स लगाए, ठीक है, और हमें क्रेडिट एजेंसीज से ये पता चला कि जो है इसकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो अच्छी नहीं है, वो जो है वो पेमेंट बिहेवियर, यानी कि उसकी जो पेमेंट हिस्ट्री है, यानी कि जब वो पेमेंट है वो लेट करता है या फिर वो पेमेंट करता ही नहीं है, ठीक है। एग्जिस्टिंग डेट्स, यानी उसकी जो डेट्स हैं, उसकी जो लोन है उसके नाम पे वो बहुत ज़्यादा है, और क्रेडिट रेटिंग जो है वो नेगेटिव है, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारा जो रिस्क है नॉन पेमेंट का वो बढ़ जाएगा। अगर हमने इस कस्टमर को अगर हम क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो जो नॉन पेमेंट का रिस्क है वो ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड चीज़ क्या कर सकते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिव्यू कर सकते हैं, हम उसका क्रेडिट चेक्स लगा सकते हैं, क्रेडिट चेक्स देख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, हम सेटिंग अ क्रेडिट लिमिट। इसका मतलब क्या है, वंस अ कस्टमर हैज़ बीन अप्रूव्ड द बिजनेस यूली एस्टेब्लिशेस अ क्रेडिट लिमिट। अब ये क्रेडिट लिमिट कब सेट होगी, जब हमने ये डिसाइड किया कि हमने इस कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जांपल, हमने उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिव्यू की तो वो सही थी, ठीक है। उसमें से पॉजिटिव एक क्या कहने एक सिग्नल आ रहा था कि आपने इस कस्टमर को पेमेंट करनी है, सॉरी, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसकी ठीक थी, उसके पास एसेट्स थे, उसके पास लोन कम थे, उसके पास बिजनेस जो था वो प्रॉफिटेबल था, बैंक रेफरेंसेस अच्छे थे, बिजनेस रेफरेंसेस जो थे वो भी अच्छे थे, और जो है हमने क्रेडिट चेक भी लगाए और हमने देखा कि उसकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो भी अच्छी थी, यानी कि वो जब अगर लोन लेता है तो वो पेमेंट करता है टाइमली। तो उसके जो क्रेडिट चेक्स थे वो भी अच्छे थे, तो हमने डिसाइड किया कि हम इस कस्टमर को जो है वो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने से पहले हम क्रेडिट लिमिट सेट करते हैं। उसका क्या मतलब है, once a customer has been approved, the business usually establishes a credit limit. A credit limit is the maximum amount of credit that can be outstanding at any one time, यानी कि
हम उसको ये कहेंगे कि फॉर एग्जांपल के किसी भी टाइम पे, यानी कि जब भी जो है वो हम उसको सेल करेंगे क्रेडिट सेल, तो जो उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, यानी कि जो उसने अभी पेमेंट नहीं की, वो हमेशा फॉर एग्जांपल बिजनेस ने सेट किया कि 1 लाख होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि उसका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट मतलब कि वो अमाउंट जो उसने अभी पे नहीं किया हमें, ठीक है। यानी कि जो उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बिजनेस ने क्रेडिट लिमिट सेट कर दी, ये खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अ कस्टमर में बी गिवन अ क्रेडिट लिमिट ऑफ 5,000, ठीक है। हमने उसको 5,000 की क्रेडिट लिमिट सेट करके दी, यानी कि हमने उसको बोला कि आप जो है वो 5,000 से ज़्यादा का क्रेडिट नहीं ले सकते, ठीक है। यानी कि हम जो आपको सेल करें वो 5,000 की सेल करेंगे, ठीक है। जब इन फ्यूचर आपने फॉर एग्जांपल इन 5,000 में से 2,000 की पेमेंट कर दी, ठीक है, तो हम आपको मजीद 2,000 की और सेल कर सकते हैं। यानी कि किसी भी टाइम पे आपका जो क्रेडिट जो बैलेंस है, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, वो 5,000 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम आपको 5,000 का क्रेडिट दे सकते हैं। If the customer already owes 5,000, additional credit sales may not be approved until some payment is received. इसका क्या मतलब है कि अगर कस्टमर जो है 5,000 उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस अभी है, यानी कि अभी उसे हमने उससे 5,000 लेने, तो हम क्या करेंगे, हम अगर वो फॉर एग्जांपल मजीद हमारे पास परचेजेस के लिए आएगा, यानी कि वो कहेगा कि आप हमें मजीद जो है वो सेल करो, ठीक है, तो हम उसको अप्रूव नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो लिमिट सेट की हुई थी हमने वो 5,000 थी, और वो 5,000 जो है आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। यानी कि उसने हमें 5,000 अभी देने हैं, तो हम उसको मजीद क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देंगे, हम उसको मजीद क्रेडिट सेल्स जो है वो नहीं करेंगे उसके साथ, ठीक है। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल उसने कहा कि मैं 5,000 में से आपके 2,000 की आपको पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है, जब वो 2,000 की पेमेंट कर देगा तो हम उसको मजीद 2,000 की और क्रेडिट सेल्स कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेटिंग अ क्रेडिट लिमिट। अगर आप एक लिमिट सेट कर देते हो कि इससे मजीद जो है इस कस्टमर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है इस लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कभी भी। उसके बाद अब जो है वो, ठीक है, हमने ये सारी, जब हमने कस्टमर सेलेक्ट कर लिया, यानी कि हमने ये डिसाइड किया कि हमने इसको सेल करनी है, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, तो हमने लिमिट सेट की और उसको जो है हमने लोन यानी कि क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमने क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी अपने कस्टमर्स को, ठीक है, हमने उसको क्रेडिट पे सेल की। अब हमने किस तरह से कस्टमर्स को इनकरेज करना है कि वो टाइमली पेमेंट करें, ठीक है। अब कुछ ऐसी पॉलिसीज भी होते हैं जिससे जो है हम कस्टमर्स को ये इनकरेज कर सकते हैं आप कि आप जल्दी यानी कि टाइम पे पेमेंट करो, या फिर जल्दी पेमेंट करो, अर्ली पेमेंट, ठीक है। आफ्टर क्रेडिट सेल्स हैव बीन मेड, बिजनेसेस यूज वेरियस टेक्निक्स टू इनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट। यानी कि अब एक दफ़ा क्रेडिट सेल हो गई तो उसके बाद क्या बिजनेसेस के पास कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिससे कि वो कस्टमर्स को जल्दी पेमेंट करने के लिए इनकरेज करती हैं। अब वो क्या हो सकती हैं, कस्टमर स्टेटमेंट्स। Regular statements are sent to customers showing outstanding invoices, payment received, current balance due. Statements serve as a reminders and can encourage customers to settle their accounts. इस तरह से बिजनेस ये इनकरेज कर सकता है, वो कस्टमर स्टेटमेंट्स बेच सकता है, ठीक है। कस्टमर स्टेटमेंट क्या होती है कि वो एक रेगुलर फॉर एग्जांपल मंथली बेसिस पे जो है बिजनेस जो है वो कस्टमर्स को कस्टमर स्टेटमेंट बेचता है, जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि आपका जो आपने जो हमसे सेल्स जो आपने हमने आपको सेल की है वो इतनी इनवॉइसेस थी, उसमें से आपने हमें इतने की पेमेंट की है, अभी जो आपका बैलेंस है वो आपका करंट बैलेंस ये है, ठीक है, जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो ये है, ठीक है। उससे क्या होगा कि जब कस्टमर स्टेटमेंट रिसीव करेगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उसको एक रिमाइंडर, एक उसको एज ए रिमाइंडर उसके लिए काम करेगा, कि उसको याद आ जाएगा कि मुझे पेमेंट करनी थी, ठीक है। हो सकता है वो भूल गया हो, या फिर होता है। तो इस वजह से कस्टमर स्टेटमेंट्स अगर रेगुलरली बिजनेस अगर अपने कस्टमर्स को बेचता है, तो वो एक रिमाइंडर की तरह जो है वो काम करते हैं, कि जो है कस्टमर्स जो हैं उनको एक रिमाइंडर जाता है कि आपने जो है पेमेंट करनी है। तो इससे क्या होगा कि अगर कस्टमर के पास जो है वो बैलेंस यानी कि पैसे होंगे, तो वो फाइनेंशियली अगर सही पोजीशन पे है अभी, तो वो क्या करेगा, पेमेंट कर देगा, ठीक है। कस्टमर स्टेटमेंट्स और क्या चीज़ हो सकती है, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट्स, यानी कि हम कस्टमर्स के ये बोलते हैं
बिजनेस में ऑफर अ डिस्काउंट टू कस्टमर्स हु पे बिफोर द ड्यू डेट। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कस्टमर को 1 महीने का टाइम दिया हुआ था, ठीक है, हमने उसको कहा था कि आप जो है 1 महीने के बाद पेमेंट करना, लेकिन हम उसको अर्ली पेमेंट डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम उसको बोलते हैं कि हम आपको 3% डिस्काउंट देंगे इफ पेमेंट इज मेड विद इन 14 डेज। हमने उसको पहले क्या टाइम दिया हुआ था, 1 महीना यानी कि 30 डेज, लेकिन हम उसको ये बोलते हैं कि अगर आप 14 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हो तो आपको 3% डिस्काउंट मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि कस्टमर्स इनकरेज होंगे कि वो जल्दी पेमेंट करें, ठीक है। और क्या चीज़ हो सकती है जिससे कि हम जो है वो इनकरेज कर सकते हैं कस्टमर्स को टू पे अर्ली? Monitoring outstanding debts. Businesses should regularly review unpaid customers' bills to identify overdue accounts. One common tool is an aged receivable analysis. ठीक है। अब इससे क्या होता है, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग क्यों ज़रूरी है? मॉनिटरिंग इसलिए ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि जो है वो अभी किस कस्टमर से हमें कितने पैसे लेने हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एजिड रिसीवेबल एनालिसिस। ये क्या चीज़ होती है? हमें ये पता चलता है कि जो है वो an aged receivable analysis groups outstanding balances according to how long they have been remain unpaid, ठीक है। वो किस तरह से बनती है एज रिसीवेबल एनालिसिस? हमारे पास कस्टमर का यहाँ हम नाम लिखते हैं, जिसका फॉर्मेट ये है कि हम कस्टमर का नाम लिखते हैं, उसके पास जो अमाउंट जो ओ करता है वो हम वो लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 800 वो ओ करता है, अल्फा लिमिटेड कितने ओ करता है, यानी कि अल्फा लिमिटेड ने हमें 800 देने हैं, ठीक है। और वो जो है कितने दिनों से जो है वो जो है वो उसने क्या किया कि हमने उसको मे बी हो सकता है कि 2 महीने का क्रेडिट दिया हुआ था, ठीक है। तो उसने क्या किया, 400 की पेमेंट कर दी 30 डेज के अंदर, ठीक है। 1 to 30 डेज के अंदर उसने 400 की पेमेंट की, ठीक है। और उसने जो है वो यहाँ पे थोड़ा जो है वो अटेंशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है हमने एज रिसीवेबल एनालिसिस देखना है। इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल ये जो अल्फ़ा लिमिटेड है, ठीक है, इसने जो है अभी हमसे करंटली यानी कि अभी जो है वो कस्टमर हमारे पास आया, उसने जो है हमसे जो है हमने उसको सेल की, ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटी उसको प्रोवाइड की, ठीक है। तो हमने उसको 800 की क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की, ठीक है। तो और हमारे पास जो है उसके जो प्रीवियस जो हमने उसको एक आउटस्टैंडिंग जो उसकी अमाउंट थी वो 400 थी, ठीक ठीक है। मतलब अभी हमने उसको 800 की फैसिलिटी प्रोवाइड की, यानी कि 800 उसकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट अभी बनी है, ठीक है। लेकिन उसकी एक और अमाउंट थी जो कि जो कि जो है वो 1 महीने पुरानी है, यानी कि 1 to 30 डेज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि वो 1 महीने पुरानी अमाउंट भी आउटस्टैंडिंग है, वो है 400, ठीक है। मतलब कि इस कस्टमर का टोटल जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो कितना होगा, 800 प्लस 400, ठीक है। लेकिन जो 800 है उसको हमने अभी न्यू क्रिएट हुआ है, यानी कि अभी हमने उसको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की, ठीक है। अभी हमने उसको सेल की, तो उसका उसके लिए 800 जो है वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ गया। लेकिन ये जो 400 है ये 1 महीना पुराना बैलेंस है, ठीक है। यानी कि 1 महीना पहले इसने हमसे जो है वो हमने इसको सेल की थी, जिसकी वजह से उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस अभी 1 महीना पुराना 400 का पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसके अल्फा लिमिटेड के दो बैलेंसेस हैं, ठीक है। और दूसरा कस्टमर है बीटा लिमिटेड, ठीक है। इसने अभी हमसे कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं ली, यानी कि अभी हमने इसको कोई सेल नहीं की, लेकिन इसका 1 महीना पुराना बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। वो कितना है, 600, ठीक है। और इसका 2 महीने पुराना बैलेंस भी पड़ा हुआ है, वो है 900। और उसका 2 महीने से ज़्यादा का बैलेंस भी पड़ा हुआ है, यानी कि 500 वो अमाउंट है जो कि इसने 2 महीने भी 2 महीने से पहले हमसे लोन लिया हुआ था, यानी कि ये 3 महीने पुराना या 4 महीने पुराना या 5 महीने पुराना बैलेंस होगा जो कि पड़ा हुआ है उसका 500, ठीक है। 900 उसका वो बैलेंस है जो उसने 2 महीने पहले हमसे लिया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना 31 to 60 डेज, इसका मतलब है 2 महीने पुराना है। यहाँ पे लिखा है 1 to 30 डेज का मतलब ये 1 महीना पुराना है, 600। ये 900 2 महीने पुराना है, ये 500 ये 2 से ज़्यादा महीने पुराना है, यानी कि 3 महीने पुराना, 4 महीने या 5 महीने, इस तरह से, ठीक है। और अल्फा लिमिटेड
ने अभी हमने अल्फा लिमिटेड को अभी अभी एक सेल की है जिसका बैलेंस है 800, ठीक है। इसको अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, एक महीने से कम हुआ है, ठीक है। यानी कि एक दिन से भी कम हुआ है। अब इसका जो पुराना अल्फा लिमिटेड का बैलेंस था वो है एक महीने पुराना, जो कि है 400, ठीक है। अब ये जो एजिड रिसीवेबल एनालिसिस रिपोर्ट इस तरह से बनती है, हम क्या करते हैं, कस्टमर लिखते हैं, उसके साथ उस कस्टमर का जो अभी उसने हमने उसको सेल की है वो, ठीक है, यानी कि एक दिन से भी कम टाइम से पहले जो हमने उसको सेल की है वो, उसका एक महीने पुराना बैलेंस कितना है, उसका 2 महीने पुराना बैलेंस कितना है, और उसका 2 महीने से भी ज़्यादा पुराना बैलेंस कितना है, ये सारा कुछ लिखना एक फॉर्मेट में। इसी तरह से इसको हम बोलते हैं एजिड रिसीवेबल एनालिसिस, ठीक है। अब ये एनालिसिस बिजनेस क्यों परफॉर्म करता है, ताकि जो है वो हम जो है उस कस्टमर से रिकवर कर सके अपने पैसे, ठीक है। अब जितना पुराना बैलेंस होगा, ठीक है, उतना रिस्क होगा कि ये जो है वो रिकवर ना हो पाए। क्यों? क्योंकि एक कस्टमर ने अगर 3 महीने या 4 महीने पहले हमसे जो है क्रेडिट फैसिलिटी ली थी, उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 4 महीने तक अभी तक उसने जो है वो अपनी पेमेंट नहीं की, तो इसका क्या मतलब है, हो सकता है कि ये कस्टमर किसी फाइनेंशियल डिफिकल्टी में हो, ठीक है। हो सकता है उस कस्टमर के पास पैसे नहीं है, इस वजह से उसने जो है इतने टाइम से 4-5 महीने से पेमेंट नहीं की, ठीक है। तो ये जैसे बीटा लिमिटेड का जो है एक बैलेंस है 500 का, जो कि 3 महीने से भी ज़्यादा या 2 महीने से ज़्यादा, 3 या 4 महीने से भी ज़्यादा का जो बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। उसको 3, 4 से 5 महीने हो गए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि इसमें जो इसकी जो रिकवरेबिलिटी या इसकी जो इसका रिकवर होने का जो चांस है वो बहुत लो है। इन 500 का रिकवर होने का चांस बहुत कम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर इस कस्टमर ने इतने टाइम से पेमेंट नहीं की तो हो सकता है ये किसी फाइनेंशियल डिफिकल्टी में हो, ठीक है। इसलिए तो हम बेसिकली ये सारा कुछ इस वजह से कर रहे हैं कि ये हमने एज रिसीवेबल एनालिसिस इस वजह से जो है बनाया हुआ है, ठीक है, कि हम जो है वो कस्टमर से को जो है रिमाइंड करवा सकें, ठीक है। हम बीटा लिमिटेड को कॉल करेंगे या हम उसको ईमेल करेंगे, हम उसको बोलेंगे कि आपका 500 का बैलेंस जो है वो 3 महीने से भी ज़्यादा का जो है वो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। और हम उसको कॉल करेंगे, हम ये कह सकते हैं कि आपका 900 का जो बैलेंस है वो 2 महीने का बैलेंस है, यानी कि 2 महीने हो गए हैं और आपने इन 900 की पेमेंट नहीं की, और हम उसको कह सकते हैं कि 500 की आपने पेमेंट नहीं की, आपको 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। या हम उसको कह सकते हैं कि आपने 600 की पेमेंट नहीं की, आपको जो है एक महीने से ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो ये एज रिसीवर एनालिसिस बेसिकली मॉनिटर करने के लिए होता है कि किस कस्टमर्स के पास हमारे पास कितने पैसे रहते हैं और कितने टाइम से रहते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ मॉनिटर करने के लिए, उन कस्टमर्स को रिमाइंड करवाने के लिए ये सारा कुछ हम एज रिसीवेबल एनालिसिस बनाते हैं, ताकि इससे हम जो है टाइमली रिकवर कर सकें पैसे, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर हम उसको फॉर एग्जाम्पल रिमाइंड करवाते हैं तो वो क्या करेगा, अर्ली पेमेंट का, यानी कि उस वक्त हो सकता है हम जब उसको रिमाइंड करवाएंगे कि आपका एक बैलेंस है 500 का जो कि 3 महीने से भी ज़्यादा का ओवर ड्यू है, तो आप वो क्या करेगा कि वो हो सकता है कि उसको एक रिमाइंडर जाए तो वो पेमेंट करे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको मॉनिटर करने के लिए अपनी जो रिसीवेबल्स होते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए, उनकी रिकवरेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एजिड रिसीवेबल एनालिसिस बनाते हैं। एजिड रिसीवेबल एनालिसिस के बाद हमारे पास है जो नाइन्थ हमारे पास क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी है, वो है एक्शंस फॉर ओवरड्यू अकाउंट्स, ठीक है। अब हम क्या एक्शंस ले सकते हैं उन अकाउंट्स के लिए जो कि ओवरड्यू हो गए, यानी कि ऐसे अकाउंट्स जिनको फॉर एग्जांपल जो कस्टमर था उसको पेमेंट करी थी, एक महीने में पेमेंट करनी थी उसको, लेकिन अभी 2 महीने हो गए उसने पेमेंट नहीं की, या फिर 1 महीना 15 दिन हो गए उसने पेमेंट नहीं की। इसको बोलते हैं ओवरड्यू अकाउंट्स, यानी कि जिनको जिस टाइम पे पेमेंट करनी थी उन्होंने पेमेंट नहीं की, तो उसको हम बोलते हैं ओवरड्यू अकाउंट्स, ठीक है। तो हम उनके लिए क्या क्या एक्शंस जो हैं वो ले सकते हैं। When customer fail to pay on time, a business may send reminder letters, यानी कि हम उनको रिमाइंडर लेटर्स भेज सकते हैं कि आपने जो है पेमेंट करनी थी लेकिन आपने नहीं की, उनको एक रिमाइंडर लेटर जाएगा, ठीक है। मेक टेलीफोन कॉल, या हम उनको कॉल कर सकते हैं। सस्पेंड फर्दर क्रेडिट सेल्स, या हम क्या कर सकते हैं कि इनकी जो है फर्दर जो इनको हम अगर ये लोग टाइमली पेमेंट करते तो हम इनको जो क्रेडिट फैसिलिटी देने वाले थे वो हम क्रेडिट फैसिलिटी अब आइंदा नहीं देंगे उनको, ठीक है।
अरेंज पेमेंट प्लान्स, या फिर हम उनको पेमेंट प्लान्स अरेंज करेंगे। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हम उनको ये बोलेंगे कि आप लोग इंस्टॉलमेंट्स में आप लोग पे कर सकते हो, ठीक है। अगर आप जो है फुल पेमेंट नहीं कर पा रहे तो आप एक काम करें, आप इंस्टॉलमेंट्स में हमें पे करें। इसको बोलते हैं पेमेंट प्लान्स, ठीक है। या फिर बिगिन डेट कलेक्शन प्रोसीजर्स इफ नेसेसरी, ठीक है। या तो फिर हम जो हमारे पास अगर हम इन सब चीज़ों से भी जो है वो रिकवरी हमें नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, हमारे जो इन चीज़ों के अलावा जो फर्दर जो डेट कलेक्शन प्रोसीजर्स होते हैं हम वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। द लॉन्गर अ डेट रिमेन्स अनपेड द ग्रेटर द रिस्क दैट इट मे नेवर बी कलेक्टेड, ठीक है। जितना जो है एक डेट या एक जो है वो ओवरड्यू अकाउंट, ठीक है, ओवरड्यू बैलेंस जितना वो ज़्यादा देर तक अनपेड रहेगा, यानी कि फॉर एग्जांपल 1 महीने में उसको पेमेंट करनी थी लेकिन उसने 3 या 4 महीने तक भी पेमेंट नहीं की, मतलब जितना ज़्यादा उसको टाइम होता जाएगा उतना ज़्यादा रिस्क जो है वो बढ़ता जाएगा कि ये पैसे जो हैं हम शायद कभी रिकवरी ना कर पाएँ। तो ये सारे थी हमारे पास क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसीज़, ठीक है। हमारा टॉपिक था क्रेडिट कंट्रोल। हमने कहा कि क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है। क्रेडिट कंट्रोल इज़ बेसिकली आपने जिन कस्टमर्स को क्रेडिट सेल की है, ठीक है, उनसे जो है वो किस तरह से हमने पैसे रिकवर करवाने हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं क्रेडिट कंट्रोल। यानी कि हमने पहले देख के, पहले तो सबसे पहले तो हमें उनको देख के जो है वो देना है क्रेडिट। यानी कि हमने पहले जो हमारे कस्टमर्स हैं, न्यू कस्टमर्स, उनको असेस करना है कि बेसिकली वो जो है आर दे कैपेबल, कि वो जो है जब हम अगर उनको क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं तो क्या वो रीपेमेंट कर सकते हैं या नहीं, ठीक है, पेमेंट कर सकते हैं या नहीं, सॉरी, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। फिर हमने जो है वो कुछ जो है न्यू कस्टमर जब हमारे पास क्रेडिट फैसिलिटी जो है लेने जब आते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले तो उनकी जो कुछ पॉलिसीज़ हमने बनाई हुई होती हैं जिसको हम कहते हैं क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसीज़, ठीक है। ये इंश्योर करती हैं पॉलिसीज़ कि हम जो है वो अपनी जो रिसीवेबल्स हैं उनको रिकवर कर सकें, उनसे जो है अपने जो पैसे हैं वो रिकवर कर सकें, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी थी वो थी रिव्यू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसमें हमने उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करना होता है, उनकी बैंक रेफरेंसेस और बिजनेस रेफरेंसेस को। सेकंड हमारे पास जो क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी थी वो क्रेडिट चेक्स थी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे थी जब एक कस्टमर जो है वो हम अप्रूव कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ये डिसाइड किया कि हम इस कस्टमर को जो है वो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले हैं, तो हम उसके लिए एक लिमिट सेट करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट लिमिट। फिर हमारे पास अगर हमें कस्टमर्स को इनकरेज करना है कि वो टाइमली पेमेंट करें, तो उसके लिए भी हमारे पास पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे कि हम उनको रिमाइंडर्स यानी कि कस्टमर स्टेटमेंट्स भेजते हैं, ठीक है। कस्टमर स्टेटमेंट से ये उनके लिए एक रिमाइंडर होता है कि आपने पेमेंट करनी है, ठीक है। उसके अलावा अर्ली डिस्काउंट हम उनको देते हैं, अगर वो अर्ली पेमेंट करेंगे यानी कि जल्दी पेमेंट करेंगे तो हम उनको डिस्काउंट देंगे, ठीक है। और क्या पॉलिसी होती है, मॉनिटरिंग, उनको मॉनिटर करना कि वो जो है वो बेसिकली एजेड रिसीवेबल एनालिसिस के थ्रू जो है उनको मॉनिटर करना कि जो कस्टमर्स हैं किस कस्टमर के पास हमारे पास कितना अमाउंट जो है वो ओवरड्यू है और वो कितने टाइम से ओवरड्यू है, इन सबको देखना। इसको हम कहते हैं एजेड रिसीवेबल एनालिसिस। उसके बाद हमारे पास लास्ट था कि लास्ट हमारी जो क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी थी वो थी एक्शंस फॉर ओवरड्यू अकाउंट्स, जो अकाउंट्स ओवरड्यू हो गए हैं, ठीक है। हमने एजेड रिसीवेबल एनालिसिस परफॉर्म किया जिसमें हमें पता चला कि ये फॉर एग्जांपल बीटा लिमिटेड का जो है वो एक ₹500 का जो बैलेंस है वो है 3 महीने से ओवरड्यू है, ठीक है। इसको 2 महीने हो गए, थर्ड मंथ चल रहा है और इसने अभी पेमेंट नहीं की, तो हम क्या करेंगे, उसको रिमाइंडर भेजेंगे, ठीक है। रिमाइंडर लेटर्स और टेलीफोन कॉल्स हम उनको कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर में जो हम उसको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले थे हम उसको सस्पेंड कर देंगे। हम उसके साथ जो है पेमेंट प्लान्स भी अरेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ये सारा कुछ जो है हमें ये सारी पॉलिसीज़ किस लिए बनाई, ताकि हम अगर क्रेडिट पे सेल करते हैं कस्टमर्स को, वो जो रिसीवेबल उस वक्त क्रिएट होता है ड्यूरिंग द क्रेडिट सेल, उस रिसीवेबल को हम किस तरह से रिकवर कर सकते हैं।